नमस्कार। 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की सबसे चर्चित खबर है कौन किसके संपर्क में। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी और कांग्रेस में बयानों का दौर तेज हो गया है। छिंदवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को पहली प्राथमिकता देंगे। इधर बीजेपी ने उनके बयान पर पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। कमलनाथ के इस बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश में दल बदल की राजनीति गर्मा गई है। अब पीसीसी चीफ के दावे में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले इस तरह के बयानों से कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के लिए 20 नवंबर को सभी विधायकों को करौली पहुंचने को कहा है। बुरहानपुर के करौली में ही राहुल की यात्रा पहुंचेगी। यानी कांग्रेस ये कोशिश कर रही है वो ये संदेश दे सके कि अब कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। नहीं तो हमारे पार्टी का नेता है, वो प्रदेश में आ रहा है। देश की 3,500 किलोमीटर हम लोगों में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, उमंग है, इसलिए स्वागत करने हम सब विधायक उससे चर्चा हुई थी, सबकी इच्छा है जाएंगे और बाहर उनका बड़ा जोरदारी जोश कर इसके साथ स्वागत कर। राहुल की यात्रा के स्वागत की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है, लेकिन बीजेपी विधायकों के संपर्क वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने कहा है ऐसा ना हो वो कहते रहें और उनके विधायक बीजेपी में आ जाए। जब माननीय कमलनाथ जी इस बात को कहते हैं तब कांग्रेस के कुछ विधायक जरूर कम हो जाते हैं। और अभी जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया का चुनाव था उस समय 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, ऐसा तो नहीं है बहुत सारे कोई आ तो नहीं रहा है? लंबी लाइन है। कांग्रेस विधायकों को करौली बुलाना और कमलनाथ का बीजेपी विधायकों से संपर्क होने का कहना कहीं ना कहीं 2023 से पहले प्रदेश में दल बदल की बहस को फिर हवा दे रहा है। जाहिर है कि 2020 में दल बदल कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर जाने की वजह बना था। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश एकजुटता का परिचय देकर बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति को बखूबी समझ रही है और उसने भी कांग्रेस को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए देखना होगा आने वाले वक्त में दल बदल की राजनीति में कौन किसके पार्टी में किस तरह से जाता है, क्या नए सियासी समीकरण पैदा करता है। और देखिए सियासत में खबर तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसके एंगल को हम ठीक से ना समझ लें, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझाने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी चुनाव शाखा में, जहां मौजूद हैं हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, 2018 के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है, शासन करती है, लेकिन अचानक ये दल बदल की सियासत ही होती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और सत्ता बिखर जाती है, बीजेपी वापस आ जाती है। इन दिनों जो सियासत हो रही है दल बदल की राजनीति पर, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं। 2023 की विधानसभा चुनाव के पहले दल बदल की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप, कैसे समझाएंगे? देखिए दीपक, एक निदा फाजली का एक शेर है, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो इस शेर में ही सब कुछ छिपा है। तो अगर हम बात करें कि 2017 से लेकर 2020 के अभी आंकड़े देख रहा था मैं रिकॉर्ड रूम में, तो करीब 138 सांसद और विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी में आए हैं पूरे देश में। तो इससे समझा जा सकता है। और एक इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये निकल कर आई है कि 1967 से 1971 के बीच एक आंकड़ा और मैंने देखा, जब कांग्रेस का जोर था तो 142 सांसद और विधायक कांग्रेस में गए थे। तो ये जहाँ का रुख होता है सियासत
का ये मिजाज होता है कि वो उस तरफ बहने लगती है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं हैं, पावर का गेम है। तो ये मध्य प्रदेश में कुछ अनूठा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, 2020 में जब ये सरकार बदली, कमलनाथ की सरकार गिरी और बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, तो उस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, ये आप कह सकते हैं। और वो उसी से जो बयानबाजी जो निकलने शुरू हुई है, तो वो अभी तक चल रही है और ये 2023 तक जाएगी। लेकिन इसमें समझना होगा कि कांग्रेस के एंगल से भी और बीजेपी के भी एंगल से, अगर कांग्रेस के एंगल से हम समझे तो कांग्रेस इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है, लेकिन उसका कोई खास फायदा उसको मिलेगा ये कहना मुश्किल है। अगर फायदा मिलना होता तो उपचुनाव में जब 28 सीट के उपचुनाव हुए थे तभी मिल जाता उसको, लेकिन उसमें सिर्फ वो 9 सीट जीत पाई और बीजेपी ने 19 सीट जीती थी। तो ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी ना किसी तरह इसको कांग्रेस बनाए रखना चाहती है। और आज कमलनाथ का आपने बयान अगर ध्यान से सुना हो तो उनका कहना यही था कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो वो तो यहाँ आएंगे ही। मतलब पूरी आप इसको बॉटम लाइन समझ सकते हैं कि खेल पूरा टिकट का है। और ये एक मुद्दा ऐसा हो गया है जो एक दूसरे को पर मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आज आप चाहे भूपेंद्र सिंह का बयान हो या कमलनाथ का, उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक मनोवैज्ञानिक ही लड़ाई ज़्यादा दिखती है और इसमें असलियत क्या है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, 2023 में ये मुद्दा जरूर असर करेगा। लेकिन अगर कांग्रेस इसको बनाए रखती है और उस मुद्दे को प्रमुखता से रखती है तो ये मुद्दा उसके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि इससे उसके संगठन की कमजोरियों का भी एक आभास मिलता है। और बीजेपी इसको मुद्दा हमेशा ही बनाती है कि कांग्रेस के संगठन में बिखराव है, गुटबाजी है, तो ये उस दिशा में भी जाता है। हाँ, बीजेपी के लिए भी ये एक मुद्दा ऐसा है कि बीजेपी जब इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में आए हैं कांग्रेस के विधायक, तो एक समीकरण बदले हैं हर सीट पर, क्योंकि दोनों नए और पुराने के बीच सामंजस्य और टिकट की लड़ाई अब असली रूप में दिखेगी। उपचुनाव में तो ये तय था कि किसे टिकट मिल रही है, लेकिन अब ये बीजेपी के लिए एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी कि वो कैसे एडजस्टमेंट करती है। तो ये मुद्दा बिल्कुल छाया रहेगा, खासतौर से चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये दल बदल का मुद्दा मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलन जी, और देखना दिलचस्प होगा 2023 के पहले और कौन कौन से नेता, कौन कौन से विधायक दल बदलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस चुनावी शाखा में इस खबर का विश्लेषण करने के लिए, हमें समझाने के लिए। और अब देखिए, हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का हम रुख कर लेते हैं। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं इंदौर की विधानसभा नंबर 2। ये विधानसभा बीजेपी का गढ़ है, जहां से 2018 में बीजेपी के रमेश मेंदोला ने प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। देखिए, बंसल न्यूज की टीम आप पहुंची है विधानसभा 2 में, और आप ठीक मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर माता कनकेश्वरी देवी का मंदिर है। मंदिर राजनीतिक लिहाज से भी बड़ा खास माना जाता है। कई राजनीतिक उठापटक का मंदिर साक्षी भी रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जनता के अपने अपने दुखड़े हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस इंदौर विधानसभा 2 को विकास का मॉडल भी बता रही है। इंदौर की विधानसभा नंबर 2 सीट बीजेपी का वो किला है जिसमें कांग्रेस ने कई बार सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन करीब 3 दशकों से हर कोशिश नाकाम रही है। ये सीट इसलिए भी चर्चाओं में रहती है क्योंकि यहाँ कृपालू और दादा दयालू की जोड़ी चर्चाओं में रहती है। कैलाश विजयवर्गीय कृपालू और विधायक रमेश मेंदोला को लोग दादा दयालू के नाम से पुकारते हैं। 1993 से लगातार 3 बार कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से विधायक रहे, तो 2008 से लेकर अब तक लगातार 3 बार रमेश मेंदोला विधायक हैं। बीजेपी एक बार फिर मैदान में है। विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियां गिनाकर जीत का चौका लगाने का दावा कर रही है। तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के जन जन के मन तक माननीय कैलाश जी और रमेश जी ने काम किया है। सबसे अच्छा सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो प्लानिंग के साथ काम कहाँ पे हो रहा है, तो बोलेंगे 2 नंबर विधानसभा में है। क्योंकि विधायक के जो विधायक है माननीय रमेश मेंदोला जी, उनके बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि ना तो उनका पत्नी है और ना उनका बच्चा है, किंतु आदमी एकदम सच्चा है। हर वार त्योहार, हर के सुख दुख, वो उस विधानसभा को विधानसभा क्षेत्र नहीं मानते हैं, वो उस विधानसभा को अपना परिवार मानते हैं। लंबे समय से वनवास भोग रही कांग्रेस वापसी के लिए हर जतन कर रही है। कांग्रेस नेता डोर टू डोर लोगों से मिलकर मतदाता का मन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की नाकामियां गिना रहे हैं और विकास को लेकर अपना विजन बता रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार
जीत कांग्रेस की ही होगी। वर्तमान स्थिति में देश में महंगाई जिस लेवल पर बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस लेवल पे बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोग जिस तरीके से रोड पर दर दर भटक रहे हैं, तो अगर आज अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है देश में तो वो है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में, शहर में चहुमुखी विकास होगा, राम राज्य की स्थापना होगी और जनता की सरकार जनता के लिए काम करेगी। करीब 3,35,127 मतदाताओं वाली इस सीट का अपना मिजाज है। मतदाता भी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, समस्याएं गिनाते हैं और विकास कार्यों को लेकर भी खुलकर बोलते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 3.5 वर्षों में जो काम किया है वो काबिले तारीफ काम किया है। तो इस बार जो भी युवा है या जो भी बुजुर्ग है उनके लिए चाहे तीर्थ के लिए कुछ भी योजना हो या उनके लिए युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना हो, तो इस प्रकार की जितनी भी योजना है उसको लेकर के जो भी युवा है या जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना चाहेगा। विधायक जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर काम, जनता का विकास कार्य किया है। रोड की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या, सब समस्या का निदान किया है। जनता में खुशी की लहर है, बहुत अच्छा काम किया और काम करते हैं विधायक जी। कांग्रेस इस सीट को हासिल करने के लिए वर्षों से मेहनत कर रही है। बीजेपी अपनी तैयारी के साथ मैदान में है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो जनता ही जानती है और वही तय करेगी कि इस बार जीत का चौका लगेगा या फिर कांग्रेस की बरसों पुरानी तमन्ना पूरी होगी। विधानसभा 2 को लेकर दोनों ही दल के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। इस बीच आम जनता की अपनी समस्याएं हैं। किसके दावों में कितना है दम, ये तो आने वाले वक्त में जनता ही तय करेगी। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। और चलिए इंदौर 2 के इस विधानसभा सीट का सियासी इतिहास भी आपको बता दें। ये इंदौर की चर्चित सीटों में शुमार है क्योंकि यहाँ से 3 बार कैलाश विजयवर्गीय भी विधायक रह चुके हैं। 3,35,127 मतदाता हैं। बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है इंदौर विधानसभा 2। पिछले 6 चुनाव से यहाँ सिर्फ बीजेपी की ही जीत हो रही है। लगातार 3 बार कैलाश विजयवर्गीय विधायक रहे और उसके बाद 2008 से लगातार 3 बार से रमेश मेंदोला विधायक हैं। मेंदोला ने यहाँ प्रदेश की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। जीत का अंतर आप देखिए, जो वोट है 71,000 वोटों से महेंद्र सेंगर को रमेश मेंदोला ने हरा है, शिकस्त दी। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव को कैसे देख रहे हैं, चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कैसे सियासी जमावट कर रही है। साथ ही जानेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी के सफलता के आयाम पर खरे उतरेंगे। बोले तो नेताजी में आज मिलिए बुरहानपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी से। हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी इस समय मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे। पूरा जिला शहर, आज बुरहानपुर शहर में रास्ता नहीं है, चलने को रोड नहीं है, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता बीमार हो रही है। बुरहानपुर ज़िले में पानी को लेकर लोग आज भी, इतने मौसम ठंड में भी लोग परेशान होते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। ताप्ती मिल जो हमारे नेता अरुण यादव जी ने 200 करोड़ लाकर चालू की थी, इन्होंने चालू मिल बंद करवा दी, जिससे क्या है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो बुरहानपुर ज़िले के लिए चाहे हम रोजगार की बात करें तो युवाओं को बर्बाद किया। जो कॉलेज थी, जो सरकारी कॉलेज है जिसमें सिर्फ एक ही फैकल्टी चलती है बीए की, हमने हमारी सरकार में प्रस्ताव देकर वहाँ बीकॉम और बीएससी और बीबीए का हमने कोर्स लाने की व्यवस्थाएं हमने चालू की थी। हमारी सरकार बनेगी, हम वो सब काम करेंगे जो जनता के हित में हो। और बुरहानपुर शहर में जिस प्रकार से किलर हाईवे बना हुआ है, लगातार मौतें होती है, लगातार लोग बेचारे परिवार से बिछड़ते, उसके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने 4 लेन रोड की बात की थी कि नहीं कुछ तो कम से कम ताप्ती पुल से उतावली पुल तक 4 लेन बन जाए, डिवाइडर लग जाए, जिससे आम जनता को कम से कम कुछ थोड़ी सी राहत मिले। अब देखना होगा कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भाई जनता इनके दिए गए वादों को, मुद्दों को कितना भुना पाती है और उनके साथ में कितना अपना समर्थन देती है, ये 2023 में स्पष्ट हो जाएगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ गणेश दुनगे, बंसल न्यूज़ के लिए।
आपने सुना बुरहानपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष को, और अब बुरहानपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे से भी आपने ले ली है। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज लदवे जी उपस्थित है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति रहेगी और क्या मुद्दे रहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में। बताइए मनोज जी, क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव? देखिए, 2023 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हमारे सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर, हमारे केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विकास कार्यों को लेकर जो जनहितैषी योजनाएं हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाएगी। क्योंकि हमने जनता के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बनाई हैं, जिसके परिणाम, जिसके लाभ जनता को सीधे उनके खातों में जा रहे हैं। जैसे हमने प्रधानमंत्री आवास बुरहानपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा दिए हैं। आज अकेले बुरहानपुर नगर निगम में 17,000 से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा है, कमलनाथ जी भी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, देश के नेता हैं। तो इन दोनों का चेहरा क्या प्रभाव डाल पाएगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, शिवराज जी तो सर्वमान्य नेता है ही। शिवराज जी के नाम से आज भी आप जब शिवराज जी आते हैं, चाहे बुरहानपुर में हो या कहीं पर भी, तो जनता उनके भांजे पलक पावड़े बिछा के उनका इंतजार करते हैं, उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। शिवराज जी एक मध्य प्रदेश के जननायक है। मध्य प्रदेश का कायाकल्प करने वाले यदि कोई नेता है तो शिवराज जी है। तो शिवराज जी का चेहरा तो हमारे लिए है ही, और जनता भी शिवराज जी को पसंद करती है। मनोज लदवे के द्वारा जो दिए गए अपना तर्क रखा गया, उस पर जनता कितना खरा उतरेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा होगा, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ गणेश दुनके, बंसल न्यूज। और अब बारी है चुनावी जायका लेने की, तो बंसल न्यूज की टीम पहुंची ग्वालियर की चाय, नाश्ते और पान की गुमटियों पर, और चाय के साथ की चुनाव पर चर्चा। इस समय हम एक चाय की दुकान पर खड़े हैं, जहां भी आप देख सकते हो जो लोग हैं वो चाय का लुत्फ उठाते हुए चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो चुनाव है उसमें जो युवा हैं उनका विशेष रोल रहता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वोटर हैं वो युवा हैं। युवा जिस ओर करवट लेते हैं, सरकार उसी पक्ष में जाती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरह से युवा अपना रुख करते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भैया, क्या चुनाव में इस बार क्या देख रहे हैं? 2023 के चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दे हैं? चुनाव तो ठीक ही हैं, और ये है कि देखते हैं जनता किसकी क्या सपोर्ट करती है। बाकी तो सब चल ही रहा, ठीक है। और सरकार ठीक है, सरकार तो बेस्ट है, और आगे सरकार जो करती है जनता के लिए वो तो अच्छा ही करती है, कोई शिकायत नहीं है। सरकार ठीक काम कर रही है। कुछ युवा है, उनसे हम बात करने की। सर, इस बार जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दा हो सकता है आपकी नज़र? मुद्दा तो सिर्फ महंगाई से ही गड़बड़ मामला लग रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में काम कर रही है पिछले 20 साल से बराबर चल रही है, तो वैसे तो ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बस मामला थोड़ा महंगाई के उसमें ही बस बिगड़ता नज़र आ रहा है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी अपन को महंगाई की उसमें राहत दे तो शायद कुछ 2023 में अच्छा हो सकता है बीजेपी के हित में। 2023 में अच्छा हो सकता है। कुछ और भी युवा हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। 2023 का चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आप किस तरह से जो अपनी सरकार है वो चुनोगे? वही सरकार चुनेंगे जो युवाओं को सपोर्ट करे आगे, और जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको कंट्रोल कर सके थोड़ा, उसे हम सपोर्ट करेंगे सर। का साफ तौर पर कहना है कि जो महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इस बार 2023 में चुनावी मुद्दा बन सकता है। हालांकि रोजगार जो युवा हैं उनको ये बात सही बात है कि जो रोजगार है वो मिल रहा है, लेकिन कुछ जगह और भी सुधार होने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि 2023 के आने वाले चुनाव में जो युवा हैं वो किस ओर बैठेंगे। जिस ओर युवा वोट करेंगे उस ओर सरकार ज़रूर बनती नजर आएगी। कैमरामैन करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए, वक्त है जन का मन टटोलने की। आखिर जनता क्या सोचती है? उज्जैन के लोगों से हमने जाना कि आखिर इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या रहेंगे।
बंसल न्यूज़ की खास पेशकश आज हम आप पहुँचे हैं मंगरौला गांव, जहाँ दक्षिण विधानसभा में लगता है और आने वाला जो 23 का चुनावी घमासान होगा उसी की आज जांच पड़ताल करने आज मंगरौला गांव में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रामीण है, यहाँ दक्षिण विधानसभा में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गांव की जो समस्या है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सबसे अहम जो यहाँ की जो दुर्गति है वो है शौचालय की, जबकि सार्वजनिक शौचालय 24 घंटे चालू रहना चाहिए। सर मूलभूत कमी तो ये जैसे हेडपम्प की समस्या है, पानी की, शौचालय भी थोड़े कम बने हुए हैं और मेन बात ये हमारे किसान के लिए रास्ता नहीं है और ये रोड में गड्ढे बहुत है, चलने में दिक्कत आती है, एक्सीडेंट की संभावना होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सड़क, बिजली, पानी की समस्या हर चुनाव में एक आम बात हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनको सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं यहाँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। और ये जो चामुंडा माता का मंदिर है, ये भी मंदिर कहीं ना कहीं अपने आप में जूझ रहा है। मंदिर का जो निर्माण होना चाहिए वो तरीके से नहीं हो पाया है। समस्या तो बहुत सारी है, मेरे से ये पूछो कि कौन सी समस्या नहीं है। यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे पंचायत की समस्या है, टंकी का पानी नहीं मिल पाता है, यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और समस्या की अगर बात करोगे आप तो समस्या तो इतनी बताऊंगा मैं कि आपका पूरा पेज भरा जाएगा। 2023 का चुनाव आना है दादा, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं आप? देखो, विधायक भी नहीं आता और ना कोई सांसद आता है। 5 साल हो किसी ने मुँह नहीं बताया है, कौन सा हमारा काम हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है। जो खेत के रास्ते हैं, हमेशा विवाद ग्रामीण क्षेत्र में खेत के रास्तों को लेकर होता है, तो खेत के रास्ते सरकार चिन्हित करे और जो गांव का मास्टर प्लान को लेकर प्लान हुआ था अभी तक उस पर कुछ आगे कार्रवाई नहीं। गांव का मास्टर प्लान यदि बनेगा तो गांव का विकास अपने आप होगा। किस प्रकार की आपको सरकार चाहिए 2023 में? अच्छी बढ़िया सरकार चाहिए। कौन सी सरकार? खासकर बीजेपी। आखिर बीजेपी में ऐसा क्या है जो आपको बीजेपी सरकार चाहिए? 2000 सुविधा दे रही है बीजेपी, अच्छा काम कर रही है, क्षेत्र का भी गाँव का भी विकास कर रही है। यहाँ पे इतनी गंदगी होती है, जैसे कि नाला है, यहाँ सफाई नहीं होती है ढंग से, इसके कारण तो कहीं ना कहीं समस्याओं का पूरी तरीके यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप? जनावर आते हैं, सांप, डेंगू, मच्छर, मलेरिया, बीमार होते बच्चे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीमार भी होते हैं क्योंकि गंदगी यहाँ ज़्यादा है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सुविधा में रास्ते की चाहिए सर, और क्या चाहिए, और थोड़ा बहुत ये गांव की साफ सफाई चाहिए, और क्या। बिल्कुल साफ सफाई चाहिए क्योंकि ये दिन रात अपनी खेत से घर की तरफ जाते हैं या व्यापार करते हैं, तो इनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो आज की तारीख में इनको नहीं मिल रही है। आप देखते हैं घरों के बाहर जो महिलाएं वो स्वच्छता करती रहती हैं, लेकिन इतनी गंदगी है कि गंदगी के कारण इनको मच्छरों का डर रहता है। हमारा देश बदल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी बार बार कहा जाता है कि स्वच्छता बनाए रखें, लेकिन यहाँ की जो हालत है वो बद से बदतर बन चुकी है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।